हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो देखिए, आप लोगों को पता है दोस्तों, पिछले 1-2 दिन से क्लास आप लोगों की हो नहीं पाई थी। उसका कारण आप लोग मतलब परसों भी क्लास हुई थी, कल नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अब बिल्कुल सही हो चुकी है, तो अब आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। आप लोग जानते हैं सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है। और दोस्तों, जब भी आप लोग का पेपर हो, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करना ना भूले अपने क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों को एक बेस्ट एनालिसिस मिल सके और आप भी चेक कर सके कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही है। ठीक है, और ये आप लोगों का नंबर है। और डेली 1 PM पर दोस्तों आप लोग की अनअकैडमी पर भी क्लास होती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। आप लोग इसको ज्वाइन करके देखिए, काफी आप लोगों को इंप्रूवमेंट आएगा। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास के लिए क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, वहां पर मेरा नाम सर्च करें नीरज जहांगीर, मुझे फॉलो कर लें, यहां पर स्पेशल क्लासेस में मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को इस क्लास के लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, आप लोग सीधे वहां से भी जुड़ सकते हो। वहां पर एक कोड पूछा जाता है आप लोगों से जब क्लास खोलते हो। अगर आप लोग एक नए स्टूडेंट हो तो वहां पर कोड डाल दीजिए नीरज 11 और आप लोग क्या कर दे, अनलॉक कर दे। ठीक है, और दोस्तों आप लोग अपना SSC का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 12 महीने का 6500 का है। रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11 तो ये 5850 का। रेलवे की बात करें तो दोस्तों 12 महीने का 3000 का है। रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11 तो ये आपका 2700 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। चलिए, अब गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, क्या बोला जा रहा है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का भाग कौन सा है? आप लोगों को पता है हमारी आंख में तो दोस्तों कॉर्निया भी होता है, लेंस भी होता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? सर मैं आपकी एनटीपीसी वाली क्लास देखी है, ग्रुप डी में हो जाएगा क्या? प्लीज, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एनटीपीसी में मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा रखी है और आप लोग ये दोनों क्लासेज प्रैक्टिस वाली क्वेश्चन क्लास अटेंड करिए। एक तो 1 बजे अनअकैडमी पर जो होती है और सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पर। चलिए आ जाइए। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, ये हमारी ह्यूमन आई है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ये जो प्रोजेक्शन होता है, ये जो उभार होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और आप लोग सभी जानते हो, जब भी आई ट्रांसप्लांट होता है तो आंख का कौन सा भाग ट्रांसप्लांट होता है दोस्तों? कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। समझ गए? कॉर्निया का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.38। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हमारा हो गया लेंस। ठीक है, ह्यूमन आई में जो लेंस होता है इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.41। देखिए, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर, यानी जलीय द्रव भी हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो लेंस है और ये रेटिना है, ये आपकी जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको रेटिना बोलते हैं। तो लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा होता है इसको हम लोग विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं काचाभ द्रव। तो आप लोग मुझे बताइए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है दोस्तों? इसका 1.34, इस वाले लिक्विड का भी 1.34, कॉर्निया का 1.38, लेकिन सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? लेंस का हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों लेंस का। और कितना होता है? 1.41 होता है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्न में से मिश्रण कौन है? जल्दी से बताएंगे, इनमें से मिश्रण कौन है, मिक्सचर कौन सा है? तो आइए, 4 आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या चीजें होती है दोस्तों। एक तो आप लोगों को समझना है एलिमेंट के बारे में, यानी तत्व के बारे में, पहले भी मैंने आपको बताया। एक आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों कंपाउंड, यानी यौगिक। और एक आप लोगों का हो जाएगा मिक्सचर, यानी हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे मिश्रण। देखिए, एलिमेंट क्या होता है? जो किसी से भी मिलकर नहीं बना होता। जैसे पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके 118 चीजें वो सारे के सारे एलिमेंट है दोस्तों। क्या आयरन किसी से मिलकर बना है क्या? नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एलिमेंट हो जाएगा। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी से मिलकर बनाएंगे? बिल्कुल मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो ये आपका एलिमेंट नहीं होगा, ना ही ये एलिमेंट होगा। तो दोस्तों ये क्या होंगे? ये आपके कंपाउंड होंगे। कंपाउंड क्या होते हैं दोस्तों? जो एटलीस्ट कम से कम 2 प्रकार के लोगों से मिलकर बने। तो देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है या हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। अब बात करते हैं दोस्तों मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर में क्या होती है? 2 चीज मिक्स होती है, लेकिन दोस्तों वो कोई एक फिक्स रेशो में नहीं होती। जैसे मैं बोलूं कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशो में मिक्स है? 1:1 में। यहां पर भी 1:1 में। लेकिन जब मैं बोलूं दोस्तों, आपने पानी में मान लीजिए मिट्टी डाल दी,
तो क्या कोई फिक्स रेशियो है क्या कि पानी इतना होना चाहिए, मिट्टी इतना होना चाहिए? कोई फिक्स रेशियो नहीं है। जबकि जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, यहां पर एक फिक्स रेशियो है कि कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 है। तो जब भी कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। तो आपका जो मिल्क होता है ना दोस्तों, मिक्सचर ही होता है। अब मिश्रण में देखो क्या क्या होता है इसमें। तो अगर बात करें दोस्तों मिल्क में क्या क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है। किस किस का? वाटर का होता है दोस्तों, फैट होते हैं, और कुछ आप लोग के दोस्तों मिल्क के सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड में कौन कौन सा है? कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये आप लोग का क्या होता है? मिक्सचर होता है। ये मिल्क हो गया। इसको थोड़ा सा पार्ट उठा के आप लोग इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, देखो आप लोगों को कोई बहुत छोटी छोटी चीजें मिलके बना हुआ है ना, ये तो क्या है? ये आपका मिक्सचर है। चलो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। आप लोग चाहते हो दोस्तों जो बीज होंगे, सीड्स, आप चाहते हो उनको संरक्षित रखना। संरक्षित रखने का मतलब क्या है? आप लोगों ने मान लीजिए ऐसे खुले में रख दिया तो पता पड़ा दोस्तों वो अंकुरित हो गए, तो फिर वो बीज किसी काम के है क्या? नहीं। आप लोग चाहते हो दोस्तों उसका अंकुरन नहीं हो, वो अंकुरित नहीं हो, तो आप लोगों को उनको सेव करके रखना है। तो कौन सी कंडीशन दोस्तों बेस्ट रहेगी, ये आप लोगों को बताना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग के स्प्राउट के लिए और ग्रो के लिए, यानी दोस्तों बीजों की वृद्धि के लिए और बीजों के अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरित होने के लिए कौन सी कंडीशन होती है। तो दोस्तों सीड्स नीड वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन टू स्प्राउट एंड ग्रो, यानी जो बीज होते हैं उनकी वृद्धि के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? वार्म यानी गर्म कंडीशन चाहिए, ठीक है। ह्यूमिड यानी आर्द्रता वाली होनी चाहिए। तो अगर दोस्तों आपने बीजों को ऐसी जगह पर रख रखा है जहां पर तापमान ज्यादा है और दोस्तों जहां पर आर्द्रता भी ज्यादा है, आर्द्रता का मतलब दोस्तों उमस है ना, उमस भी ज्यादा है, तो उनमें क्या हो जाएंगे? वो ग्रोथ कर जाएंगे, वो अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन हमको तो क्या करना है? उसको ग्रो नहीं करवाना, तो आपको गर्म की जगह क्या रखना पड़ेगा दोस्तों? ठंडी जगह रखना पड़ेगा उनको, और आर्द्रता की जगह दोस्तों क्या? सूखी जगह रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी आप लोगों का दोस्तों ड्राई, तो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? कोल्ड हो जाएगा, अंडर कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन आप लोग के इस बार के एनटीपीसी में भी पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ये आप लोग के पहले भी है ना। तो आपके नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया दोस्तों किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया, है ना। अगर आप लोगों से पूछे अपनी कौन सी बुक में दिया, तो बुक का नाम भी याद रखेंगे दोस्तों, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। कौन सी बुक में नाम दिया? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक में इन्होंने इस थ्योरी का, इस सिद्धांत का वर्णन किया है। अब ये नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत क्या है? तो इन्होंने बताया दोस्तों प्रकृति में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है, चाहे वो प्लांट की पाई जाए, चाहे वो आप लोगों के दोस्तों एनिमल्स की पाई जाए, आप लोगों को पता है ना हर प्रजाति एक दूसरे से अलग होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो बेसिकली दोस्तों उनमें जो अंतर होता है वो किसकी वजह से आता है? उनकी नेचुरल कंडीशन की वजह से आता है, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से आता है। मान लीजिए दोस्तों कोई प्लांट आप लोग को बिल्कुल सूखे में उगा हुआ है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके गुण अलग होंगे। कोई बिल्कुल हरे, बिल्कुल आप लोगों को ग्रीनरी वाले एरिया में, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी। तो नेचुरल सिलेक्शन क्यों बोल रहे हैं वो ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए, इसको सिंपल से मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों 2 जिराफ है, एक जिराफ है जिसकी गर्दन लंबी है और एक जिराफ है जिसकी गर्दन छोटी है। तो मान लीजिए जिस एरिया में वो दोनों है ना, तो वहां पर मान लीजिए जो प्लांट है ना, पौधे, वो काफी ऊंचाई पर है, जो ट्री है वो काफी ऊंचाई पर है। तो मुझे बताएंगे कौन सा जो आपका जिराफ होगा वो जिंदा रह पाएगा? जो लंबी गर्दन वाला होगा वो तो इजीली खा लेगा, और जो छोटी गर्दन वाला होगा वो नहीं खा पाएगा, यानी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों नेचर जो है वो सेलेक्ट कर रही है कि किसको रहना है, किसको नहीं रहना। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, और ये किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया, ठीक है। चलो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। आप लोगों से पूछा जा रहा है गैस की 2 प्रमुख ऊष्माएं, 2 प्रमुख विशिष्ट ऊष्माएं करो उसको ना, 2 प्रमुख विशिष्ट ऊष्माएं डैश से संबंधित होती है। अब देखिए ध्यान रखिए, आप लोगों को पहले तो समझना पड़ेगा ये विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है।
ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है, विशिष्ट उष्मा क्या होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1 किलोग्राम अगर कोई वस्तु है आपके पास में, अगर आप लोग इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हो तो आपको हीट देनी पड़ेगी क्या? ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हो तो हीट आपको देनी पड़ेगी। तो 1 किलोग्राम वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट आपको देनी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। समझ आ गई इतनी सी बात? ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए जो आप लोग हीट दे रहे हो, ये जो प्रोसेस है ये 2 चीजों से हो सकता है। जैसे एक बार समझिए आप लोग, ये मान लीजिए आपके पास में एक सिलेंडर था, ये सिलेंडर का पिस्टन। अब आप लोग बोलेंगे सर पिस्टन क्या होता है? अरे आप लोगों ने दोस्तों टीवी में ऐड देखे होंगे ना इंजन ऑयल के, तो वहां पर दोस्तों क्या ये आपका पिस्टन ऐसे मूव करता रहता है, नहीं करता? तो ये आपका पिस्टन होता है। यहां पर मान लीजिए आप लोगों ने क्या करा दोस्तों, कोई गैस फिल करी है, समझ गए? आप लोग नीचे से क्या कर रहे हो, बर्नर लगा रहे हो, इसको हीट दे रहे हो। तो जैसे ही हीट दोगे दोस्तों, जो आपकी गैस होगी इसके पास में एनर्जी आएगी क्या? ये तो उधर उधर भागेगी। तो क्या ये पिस्टन को ऊपर की ओर लेके चलेगी क्या? बताओ जल्दी से। पिस्टन की ओर ऊपर लेके चलेगी। लेकिन दोस्तों मैंने मान लीजिए यहां पर एक स्टॉपर लगा दिया, लॉकर लगा दिया, यहां पर एक स्टॉपर लगा दिया, लॉकर लगा दिया। अब दोस्तों मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या ये गैस आपकी आगे की ओर बढ़ पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि अब आपका पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा। मतलब ये जो प्रोसेस होगा ना गर्म करने का, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, नियत आयतन पे हो रहा है, इस गैस का आयतन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग जो हीट दे रहे हो अभी आप लोग कौन से प्रोसेस से दे रहे हो? कांस्टेंट वॉल्यूम पर, नियत आयतन पर। तो ये वाली जो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी वो हो जाएगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस सीवी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा। सिमिलरली अगर ये प्रोसेस आपका कांस्टेंट प्रेशर पे यानी नियत दाब पर हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सीपी, यानी नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों सीपी माइनस जो सीवी होता है ना वो आपके होता है आर, और ये आर क्या होता है? ये आपका एक गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखिए, सीपी माइनस सीवी क्या होता है दोस्तों? आर के बराबर होता है। अगर आप लोगों से पूछे इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, तो इस इक्वेशन को बोला जाता है मेयर समीकरण। क्या बोला जाता है? मेयर समीकरण या मेयर इक्वेशन इसको बोला जाता है। तो कौन सा बैठ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे दोस्तों, ये CaCO3 है ना। चलिए आंसर बताएंगे इसका। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत आपको बताना है। क्या ये बता सकते हो CaCO3 क्या है? दोस्तों ये आप लोगों का कार्बोनेट है ना, जो मार्बल होता है ना संगमरमर, वो आपका यही होता है, CaCO3 होता है। तो आप लोगों को बताना है इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए CaCO3 हमारे पास में कितना है मुझे नहीं पता, CaCO3 कितना है हमारे पास में, लेकिन जितना भी होगा उसमें कार्बन कितना होगा ये हम लोगों को पता लगाना है। तो देखिए आप लोग जानते हो दोस्तों कैल्शियम, क्या यही होता है क्या दोस्तों? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, द्रव्यमान संख्या 40 होती है। क्या मैंने सही लिखा है क्या? बिल्कुल। कार्बन के बारे में भी ध्यान रखो दोस्तों, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होती है, और जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, द्रव्यमान संख्या 16 होती है। इतना ही आप लोग जानते हो। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो 40 है ना, 40, अगर इस 40 के आगे आप लोग ग्राम लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये कैल्शियम का मोलर मास बन जाएगा, मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है कि यदि आप लोग कैल्शियम का 1 मोल लोगे तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 40 ग्राम होगा। सिमिलरली अगर इस 12 के आगे मैं ग्राम लगा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन का मोलर मास बन जाएगा, यानी कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। सिमिलरली अगर मैं 16 के आगे ग्राम लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान बन जाएगा, यानी ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 16 ग्राम होगा। अब दोस्तों आपको ये मान लीजिए अगर आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लेते हो तो उसमें क्या क्या आएगा? कैल्शियम आपका 1 मोल आएगा, यानी 40 ग्राम आपका कैल्शियम आ जाएगा। कार्बन कितना आ जाएगा? कार्बन 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना था? 16। ठीक है, लेकिन 3 ऑक्सीजन के एटम है, 16 तिया 48। तो दोस्तों इसको जब आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा आप लोग के पास में? ये आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, और इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है? कार्बन तो 12 ग्राम ही है, तो 12/100 है ना। परसेंटेज में आप लोगों को बताना है तो 100 से गुना कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, तो 12% आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले आगे दोस्तों। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आंसर आप लोग बताएंगे। तो निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा? देखिए ये आप लोगों की दोस्तों पृथ्वी हो गई। आप लोग जानते हैं दोस्तों जो पोल्स होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पोल यानी ध्रुव। तो यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्या पोल है क्या? ये भी ध्रुव है क्या? बिल्कुल ये भी पोल है। तो यहां पर भी मान दोस्तों कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत, और दोस्तों भूमध्य भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पूरी पृथ्वी को कितने पार्ट में बांट रही है? लाइन 2 भाग में बांट रही है। समझ में आ गई? ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पोल से अगर आप लोग इक्वेटर की तरफ चलते हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है दोस्तों? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों ऊंचाई पर जाओगे ना, हाइट पर जाओगे, तो ऊंचाई पर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? कम होता है। अगर आप लोग गहराई में जाओगे, गहराई पे जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? कम होता है। अगर आप लोग केंद्र पर पहुंच गए यहां पर, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 ही हो जाता है। ठीक है। तो कहां पर हो जाएगा दोस्तों? एट द सेंटर ऑफ अर्थ। और आप लोग सब जगह ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंचाई पर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गहराई में जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पोल से यहां पर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। चलो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप लोगों से बोला जा रहा है 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों ये जो ए के ऊपर ये लगा हुआ है ना छोटी सी बिंदु, इसका मतलब होता है आर्मस्ट्रॉन्ग, और इस आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है दोस्तों 10 की घात -10 मीटर। ये इसका मतलब होता है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है दोस्तों प्रकाश तरंग की यानी लाइट वेव की आप लोगों से फ्रीक्वेंसी पूछी है, आवृत्ति पूछी है। तो आ जाइए, अब कैसे निकाले? तो आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो तरंग होता है ना उसकी स्पीड जो होती है ना, उसकी जो चाल होती है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा होता है, यानी आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होती है। तो चाल कितनी दी हुई है? चाल तो दी हुई नहीं है, और आप लोग जानते हैं खुद ही प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोगों से फ्रीक्वेंसी पूछी है, लैम्बडा दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है, 3000 एमस्ट्रॉन्ग, और एमस्ट्रॉन्ग का मतलब 10 की घात -10। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखो इधर आओ। तो देखिए इसको 3 × 10⁸ बराबर क्या लिख दूं? F इंटू, देखो 10 की पावर 3 ये हो गया, 10 की पावर -10 ये हो गया, यानी 10 की पावर -7 हो जाएगा। ये समझ गए क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से ये 3 कटा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा 10 की घात 8 अपॉन 10 की पावर -7। -7 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 15 हो जाएगा ना। -7 ऊपर जाएगा तो +7 बन जाएगा, और 10 की पावर 8 × 10 की पावर 7 कितना हो जाता है? 10 की पावर 15 हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। मंजू जी सी नहीं आएगा, गलती ना करे। देखो 3 से 3 कट गया, ये गलती ना करे आप लोग। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब हम ठंडा या भयभीत महसूस करते हैं, जब आप लोग बहुत ज्यादा दोस्तों रोमांचित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, या बहुत ज्यादा डर जाते हो, तो दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। तो कौन सी मसल्स होती है दोस्तों जो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए जिम्मेदार होती है? ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मसल होती है? तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। इधर देखो, तो ये आप लोग की दोस्तों स्किन हो गई। स्किन में दोस्तों ये आप लोगों का मान लीजिए कोई बाल हो गया। अब जैसे ही आप लोग मान लीजिए डर गए, तो दोस्तों ये खड़े हो जाते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना आपके। कोई कहानी सुन लिया आपने, है ना, तो देखो ये रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे ना। तो ये कब खड़ा होगा? जब आप लोग देख रहे हो ये जो सेकंड नंबर की जो मसल्स है ना, अब देखो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बाल आपका खड़ा हो जाएगा। ऐसे समझो ये यहां से क्या हिंज है, ठीक है। हिंज का मतलब ये ऐसे घूम सकता है। अब ये घूमेगा कब? जब इसको कोई ऐसे खींचेगा। तो देखिए मसल्स में जब आप लोगों का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तब ये आप लोग के इस बाल को सीधा करती है। और इस मसल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एरेक्टर पेली बोलते हैं। इस मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? एरेक्टर पेली मसल बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है, इसको आप लोग समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। देखो इधर आओ। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई वेव है, कोई तरंग है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला इसने 1 सेकंड में 2 साइकिल पूरी करी है।
1 सेकंड में 2 साइकिल पूरी करी है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, आप खुद ही बताएंगे सब कुछ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कितने दोस्त बता पाते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग हर कोई बता लेगा, ये वाला तो, लेकिन कितनी साइकिल हुई है? 1 2 3 4, ठीक है। मैंने बोला ये दोस्तों, ये जो साइकिल आपको दिख रही है ना, पूरी जो वेव यहां से यहां तक गई है, ये 2 सेकंड में गई है। और 2 सेकंड में कितनी करी है? 4 साइकिल पूरी करी है। जरा मुझे फ्रीक्वेंसी बताओ और जरा मुझे टाइम पीरियड बताओ, आवर्तकाल बताओ। कौन बताएगा? इस क्वेश्चन को छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ो। मैंने तो आप लोगों को यह बोला है कि एक तरंग है जो ऐसे चली, जूं 1 साइकिल, जूं 2 साइकिल, जूं 3 साइकिल और जूं 4 साइकिल। और दोस्तों 4 साइकिल इसने फॉर्म करी, कितने समय लिया? 2 सेकंड लिया है। मुझे तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बताओ, आवर्तकाल बताओ। देखते हैं कितने जने बता पाते हैं। जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से। आपको तो इसका जवाब देना है, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप, ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए, आप तो इसका जवाब दीजिए। तो देखिए आप लोग जानते हो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डेफिनेशन से समझो। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों को न्यूमेरिकल मतलब ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो सिंपल सी बात रखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आवृत्ति, 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या या नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी साइकिल पूरी कर रहा है? तो भैया 2 सेकंड में कितनी कर रहा है? 4 कर रहा है। 1 में कितनी करेगा? 1 में 2 करेगा। तो लो भैया फ्रीक्वेंसी हो गया 2। और फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। लो फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 2 हर्ट्ज। दोस्तों टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल में, एक चक्र में लिया गया समय। तो आप लोग ध्यान रखें, 4 साइकिल में कितना समय लग रहा है? 2 सेकंड लग रहे हैं। 1 में कितना लगेगा? 2/4 सेकंड। 2/4 सेकंड बोले तो 1/2, 1/2 बोले तो 0.5 सेकंड। सर ये 0.5 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब देखिए आप लोग देखो, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? 0.5 में और 2 में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल रिलेशन है। आप लोग देखोगे टी है ना, टी वो आपका 1/f बन रहा है कि? देखो ध्यान से, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि 1/f कितना है आप लोग का? 2, 1/2 बराबर 0.5 आ रहा है ना। तो यहां से आप लोग देखोगे हमेशा जो टाइम पीरियड होगा ना, वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होगा, आवृत्ति का व्युत्क्रम होगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/f, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। द्रव्यमान m और 9m के 2 निकाय है, 2 बॉडी है जो समान गतिशील ऊर्जा के साथ साथ स्थानांतरित हो रहे हैं। उनके रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा? दोस्तों एक मास आप लोगों को दिया हुआ है m और एक मास आप लोगों को दिया हुआ है 9m। समझ गए? ठीक है। और बोला जा रहा है कि 2 ये बॉडी है समान गतिशील ऊर्जा के साथ में स्थानांतरित हो रही है। मतलब मान लीजिए ये भी आप लोग की गति कर रही है, तभी तो इसके पास में गतिशील ऊर्जा है। ये गतिज ऊर्जा है, ये भी गति कर रही है, तभी तो इसके पास में गतिज ऊर्जा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैंने बोल दिया दोस्तों ke1 और इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैंने बोल दिया ke2। और दोनों को क्या रख दो दोस्तों? आप लोग इक्वल रख दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब आप लोगों से इनके मोमेंटम का रेशो पूछा है, इनके संवेग का। तो इसका मोमेंटम मैं मान लेता हूं P1, इसका मोमेंटम मैं मान लेता हूं P2, यानी इसका संवेग मान लो P1, इसका मान लो P2। आप लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? P²/2m, है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो क्या होती है? P²/2m, यानी संवेग का स्क्वायर बटे 2m। तो इसका संवेग कितना है? P1/2। इसका मास कितना है? इसका मास m है, बराबर इसका संवेग कितना है? P2 है, तो PT का स्क्वायर अपॉन 2m। इसका मास कितना है? 9m। ठीक है, चलो तो देखो m से ये m उड़ गया, तो P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर कितना आ गया? 2/18 आ गया। 2/18 बोले तो 1/9। दोस्तों दोनों साइड जब अंडर रूट लोगे तो P1/P2 बन जाएगा, ये 1/9 का हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? समझ गए दोस्तों? अरे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बताएंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताइए। ये क्या दिया हुआ है दोस्तों? बोला जा रहा है 1 वॉट आवर बराबर
मतलब इसको आप लोगों को कहीं ना कहीं एनर्जी है ना, तभी तो बोला जा रहा है कितने जूल के बराबर है, बताएंगे? आ जाइए। तो देखते हैं दोस्तों वॉट आवर। तो देखिए वॉट क्या होता है आप लोगों का, जूल पर सेकंड होता है क्या? अरे जूल पर सेकंड होता है क्या? और आवर क्या होता है? 3600 सेकंड के बराबर होता है। आई एम सॉरी, हाँ तो वॉट आवर दिया ना, तो वॉट का मतलब जूल पर सेकंड और 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड। 36 ये सेकंड से सेकंड कटा, 3600 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3600 जूल किस में दिया हुआ है सर? ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग 10 का भाग लगा दो और 10 से गुना कर दो। मतलब ये भैया 36 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हो। अब 10 का भाग लगाओगे तो 3.6 हो जाएगा, 10 से गुना करोगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भैया जो बी वाले बोल रहे हैं वो गलत है, बी वाले सरासर गलत है, क्योंकि यहां पर 1 किलोवाट आवर नहीं बोला। अगर दोस्तों आप लोगों को 1 किलोवाट आवर बोला जाता तो देखो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, और का मतलब होता है 3600 सेकंड। तब जाके कहीं ना कहीं दोस्तों 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल होता। लेकिन यही तो आप लोगों के क्वेश्चन में कंफ्यूज करने का था, किलो वाट नहीं दिया हुआ, सिंपली वाट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का एनटीपीसी में 28 तारीख को आया था और बहुत से दोस्त इतना समझाने के बाद भी गलत करके आए हैं, पता नहीं क्या सुनते नहीं हैं क्या नहीं करते। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ हो गई, पृथ्वी हो गई, और दोस्तों ये हो गई चंद्रमा, ये हो गई चंद्रमा। तो एक छोटी सी चीज आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये आप लोग मान के चलिए 1 किलोग्राम का है। तो अगर ये 1 किलोग्राम का है, अगर आप लोग पृथ्वी पर लेकर आओगे तो इसका जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, वो 1 किलोग्राम ही रहेगा। द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है क्या? तो मास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हाँ, वेट की अगर बात करें, भार की, तो वेट जो होता है ना, भार, वो होता है m इंटू जी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी पर जो जी है ना, वो चंद्रमा पर जो जी है उसका 6 गुना है। या फिर आप लोग बोल सकते हो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का बट्टे 6 है। यानी अगर वेट यहां पर जितना होगा, यहां पर वेट कितना है mg/6, यहां पर कितना है mg, तो यहां पर 6 गुना है ना, तो वेट चेंज होगा, मास पे कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। तो चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? मास विल डिक्रीज नहीं, मास विल इंक्रीज नहीं, मास विल रिमेन अनचेंज, बिल्कुल सही जवाब है। और वेट विल रिमेन अनचेंज नहीं, वेट में तो परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इस बार के जो क्वेश्चन आया था ना 60 kg आया था कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है, चंद्रमा पर कितना होगा? वहां पर ऑप्शन दिया हुआ था 10 kg। आप लगाया ऐसे, एग्जाम मैंने लगाया ऐसे, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो 60 kg रहेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रेल पथ में दोस्तों जो रेल ट्रैक होता है ना, उसमें एक प्लेट यूज होती है, फिश प्लेट। इसका इस्तेमाल क्या होता है? इस फिश प्लेट का क्या यूज होता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए, तो देखिए ध्यान से देखेंगे, यहां पर फिश प्लेट आप लोग देख पा रहे होंगे। ये आप लोगों का एक ट्रैक है दोस्तों, ये वाला एक ट्रैक है, ये दूसरा वाला, ये दूसरा ट्रैक है। तो इन दोनों ट्रैक को आप लोगों ने देख पा रहे हो कि दोस्तों एक प्लेट से आप लोगों ने कनेक्ट कर रखा है, और इसी प्लेट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फिश प्लेट। तो फिश प्लेट का काम क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों पटरियों को जोड़े रखना, या 2 पटरियों को जोड़े रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? चलिए आइए समझते हैं, इधर आओ। देखो पहले तो हम लोगों को समझना होगा बहुलक क्या होता है। देखो अगर आपके पास में एक मोतियों की माला है, किसकी माला है दोस्तों? अगर आपके पास में मोतियों की माला है तो इस पूरे को, माला को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। और ये जो मोतियों की माला है, ये छोटे छोटे मोतियों से मिलकर बना है। उस एक मोती को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमर बोलेंगे, एकलक बोलेंगे, और इस पूरी माला को हम लोग बहुलक बोलेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो रबड़ होता है ना, वो भी एक बहुलक है। तो अगर वो बहुलक है तो किसी ना किसी से तो मिलकर बना होगा। तो बोला जा रहा है किसका बहुलक है, मतलब आप लोगों को वो मोनोमर बताना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इधर देखो दोस्तों, जो आइसोप्रीन होता है ना, आइसोप्रीन,
तो जब बहुत सारे आइसोप्रीन को जोड़ा जाता है, इनका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, इनका बहुलीकरण करा जाता है, तो क्या बनता है दोस्तों? पॉलीसेस आइसोप्रीन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रबड़ बोलते हैं। तो रबड़ एक प्रकार का बहुलक है, किससे मिलके बना है दोस्तों? आइसोप्रीन से मिलके बना है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी। चले आगे। सर रोज क्लास चलता है, कितने बजे चलता है? सुबह 9:30 बजे चलता है, ठीक है। सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है और 1 बजे अनअकैडमी पर होती है फ्री स्पेशल क्लास। आंसर बताएंगे इसका? गैसोहोल क्या है? गैसोहोल क्या है? तो बताएंगे ये गैसोहोल क्या है? तो देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो आप लोगों का गैसोहोल होता है ना, ये एक क्या होता है? मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? 9 पार्ट्स तो गैसोलीन के होते हैं, ठीक है, और 1 पार्ट आपके इथेनॉल का होता है। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से समझ लो दोस्तों, जो गैसोहोल होता है ना, इसमें 10% तो आप लोगों के क्या होते हैं? गैसोलीन होता, अच्छा सॉरी, हाँ 90% की बात करें दोस्तों, इसमें जो 9 पार्ट होता है वो तो गैसोलीन होता है। क्लियर है क्या? ये गैसोलीन क्या है आप लोगों का? पेट्रोल है। गैसोलीन क्या है आप लोगों का? पेट्रोल। और आपका इसमें दोस्तों जैसे 100 में से, अगर 100 में से देख रहे हो तो 90 पार्ट ये हो जाएगा, अगर 10 में से देख रहे हो तो 9 पार्ट ये हो जाएगा, 1 पार्ट आपका इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 9 पार्ट तो आप लोग का पेट्रोल हो जाएगा। अच्छा सिंपली इसमें ये नहीं पूछा कि कितने पार्ट है, बस आपको बताना किस किस का आप लोग का मिक्सचर है। तो किसका हो जाएगा दोस्तों? पेट्रोल का और इथेनॉल का, या फिर आप लोग बोल सकते हो गैसोलीन का और इथेनॉल का, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, गैसोलीन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोल भी बोलते हैं, और इथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? एथिल एल्कोहल है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो इथेनॉल होता है ना, इथेनॉल, इसका दूसरा नाम क्या है? एथिल एल्कोहल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे। बताएं दोस्तों। बोला जा रहा है एक फैट यानी वसा या तेल का जब स्पॉनिफिकेशन हो जाता है, दोस्तों स्पॉनिफिकेशन का मतलब क्या है? साबुन बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं स्पॉनिफिकेशन या साबुनीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आपको जो स्पॉनिफिकेशन करना है, किसके लिए करना है? कठोर साबुन के लिए करना है। मतलब साबुन भी दोस्तों 2 प्रकार के बनते हैं, एक तो कठोर साबुन होता है, एक मृदु साबुन होता है। तो आप लोगों को अगर कठोर साबुन बनाना है तो किस विलयन का उपयोग किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। आइए देखते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आप लोगों के पास में देखो साबुन का निर्माण कैसा होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो फैटी एसिड होता है ना, वसीय अम्ल, फैटी एसिड होता है वसीय अम्ल। अब ये फैटी एसिड क्या है दोस्तों? मान लो ये एक प्रकार का फैट है या ऑयल मान लो, ठीक है दोस्तों। इस ऑयल को हम लोग गर्म करते हैं किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। आप लोग जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों कास्टिक सोडा। तो जब आप लोग इसको इसके साथ में गर्म करते हो तो आप लोगों को क्या मिलता है? फैटी एसिड के सोडियम लवण, फैटी एसिड के सोडियम लवण आपको मिलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी साबुन का निर्माण होगा इसके साथ में एक को प्रोडक्ट और होता है, मतलब एक सह उत्पाद और होता है, इसके साथ में एक चीज हमेशा बनती है, तो वो आपका हो जाएगा ग्लिसरॉल। इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया था कि जो आप लोगों का सोप होता है ना, इसका को प्रोडक्ट क्या होता है? इसका सह उत्पाद, इसके साथ में और क्या बनता है? इसके साथ में ग्लिसरॉल बनता है। तो ये तो आपका हो जाएगा दोस्तों जो फैटी एसिड के सोडियम लवण, इसको हम लोग बोलते हैं साबुन। और साबुन कौन सा दोस्तों? कठोर साबुन। लेकिन अगर जब आप लोग इसको, इस चीज को जब आप लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करोगे तो कौन सा साबुन मिलता है? मृदु साबुन मिलता है। ध्यान रखेंगे कौन सा साबुन मिलता है? मृदु साबुन मिलता है, सॉफ्ट सोप मिलता है। तो आपको दोस्तों कौन सा बनाना था? कठोर बनाना था। किसका यूज करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बताएंगे। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? ये दोस्तों आप लोगों से आरआरबी जेई में भी पूछा गया था। आरआरबी जेई 2019, आरआरबी जेई 2019 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था।
हिमांशु मिश्रा जी, वो कोर्स आपका कंप्लीटेड हो चुका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, आप लोग मेरी प्रोफाइल में जाके सर्च कर लीजिए, सारा कोर्स कंप्लीटेड है। ठीक है हिमांशु जी, आ जाइए। इधर आओ। देखिए आप लोग ये जानते हो सिंपल सी बात कि देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। दोस्तों सघन माध्यम में लाइट की स्पीड कम होती है और विरल में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी कम होगी, लाइट की स्पीड बढ़ेगी। तो इट्स स्पीड इंक्रीजेज, इट्स स्पीड इंक्रीजेज, इट्स स्पीड डिक्रीजेज, इट्स स्पीड डिक्रीजेज। भैया ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये तो पक्का है, स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब आप लोगों का दोस्तों सघन से डेंसर से रेयर में आ रहा है तो क्या होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब रेयर से यानी आप लोगों का विरल से जब सघन में आता है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और जब दोस्तों डेंसर से यानी सघन से रेयर की तरफ जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। तो दोस्तों जब आप लोग जन्म लेते हो जन्म के समय तो 300 होती है। अभी जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था जन्म के समय, है ना, जो शिशु होता है ना, बिल्कुल न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 होती है। और जब आप लोग ग्रोथ करते हो तो कितनी हो जाती है, 206। क्यों, क्योंकि जब आप लोग ग्रोथ करते हो कुछ हड्डियां जुड़ जुड़ के एक सिंगल हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस 206 को भी हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आप लोगों का एक्जियल, एक्जियल बोले तो अक्षीय, और एक होता है दोस्तों एपेंडिकुलर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपांगीय। तो अक्षीय में होती है दोस्तों 80 हड्डियां, उपांगीय कंकाल तंत्र में होती है 126 हड्डियां। ये अक्षीय में क्या होती है, आप लोग सीधे खड़े हो जाओ, जो भी आपके एक्सिस के अलोंग जो भी हड्डी आ रही है वो सारी एक्जियल स्केलेटल सिस्टम में होगी। जैसे आपकी स्कल हो गया, खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, खोपड़ी में कितनी होती है दोस्तों, 29 होती है। ठीक है दोस्तों, इधर एक बोन होती है आपकी चेस्ट बोन जिसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, छाती की हड्डी बोलते हैं, एक वो हो जाएगी। समझ रहे हो दोस्तों, आपकी जो रिब्स होती है ना, पसलियां, ये वाली हड्डियां, ये कितनी होती है, 24 होती है। और आपके दोस्तों ये जो वर्टिबल कॉलम होता है ना, मेरुदंडी पीछे से ये जो यहां तक आता है उसमें 26 होती है। तो जोड़ लेना दोस्तों, टोटल आपकी 80 हो जाएगी ना। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है दोस्तों, मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूं बट तबियत खराब होने की वजह से कल परसों मैंने बैठ के पढ़ाया था आपको। ठीक है बताओ डायलिसिस किससे संबंधित है। तो डायलिसिस आप लोग का हो जाएगा दोस्तों किडनी से। देखो किडनी क्या करती है आप लोगों की, जो भी ब्लड किडनी के पास में आता है, अरे मेरे भैया जो भी ब्लड किडनी के पास में आता ना, इसमें जो भी इम्प्योरिटी होती है उसको क्या कर लेती है दोस्तों, ट्रैप कर लेती है, छान लेती है, फिल्टर कर लेती है और आप लोग का ब्लड यहां से निकल जाता है। फिर किडनी क्या करती है, तो दोस्तों इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो, इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है प्लास्टिक की थैली आ रही है, कागज आ रहे हैं, समझ लो। इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि दोस्तों जो भी यूरिया होता है आप लोगों के ब्लड में, ठीक है, तो ये हमको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो दोस्तों यूरिया आप लोगों को किस में आ जाएगा, किडनी में आ जाएगा। और किडनी क्या मिलाएगी दोस्तों, इसमें पानी मिलाएगी और क्या बना देगी, इसका यूरिन बना देगी। और यूरिन आप लोग का जब बॉडी से बाहर जाएगा तो यूरिया भी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो सिर्फ यूरिया ही नहीं दोस्तों, जो भी आप लोगों का एक्सेसिव अमाउंट में होता है, जैसे मान लो जो आयंस होते हैं उनका भी दोस्तों एक नॉर्मल अमाउंट हमारे बॉडी में रहना चाहिए। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम ज्यादा हुआ तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पोटेशियम ज्यादा हुआ तो आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। कैल्शियम ज्यादा हुआ तो आपके दोस्तों स्टोन बनने के चांसेस रहेंगे। क्लियर। तो जो भी आप लोगों के एक्स्ट्रा आयंस है उनको भी बाहर निकालना, एक्स्ट्रा वाटर है उनको भी बाहर निकालना कौन करता है, किडनी करता है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों जिसकी किडनी खराब हो गई उसको तो डायलिसिस करवानी पड़ेगी। तो डायलिसिस में सिंपली क्या है, मान लो ये आपका हाथ हो गया, यार ये तो पैर बन गया, ये मान लो ये आपका हाथ है, तो इससे क्या निकला दोस्तों, ब्लड निकला। ब्लड को दोस्तों एक मशीन से पास कराया जाता है, तो जो भी इसमें इंप्योरिटी है उस मशीन में ट्रैप हो जाती है और वापस ब्लड को छड़ा दिया जाता है। मतलब जो काम किडनी कर रही थी वो काम अभी ये मशीन करेगी। तो ये प्रोसेस कौन सा होता है, डायलिसिस होता है। किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सर YouTube पर आपकी प्लेलिस्ट नहीं दिख रही है। पवन जी YouTube पे मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लेकिन अभी YouTube पे थोड़ा सा कुछ क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है ना, प्लेलिस्ट से कुछ वीडियो देख नहीं रहे, तो आप लोग उनको सर्च कर लिया करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का आपने देखा प्रैक्टिस सेट 1 है,
प्रैक्टिस सेट मान लीजिए 1 है, फिर 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, 3 के बाद में मान लो 4 नहीं दिख रहा, 5 दिख रहा है, तो आप लोगों को सर्च कर लिया करो प्रैक्टिस सेट नीरज सर 4, आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। वो यूट्यूब में थोड़ा सा इशू हो रहा है। चलो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। सर ये प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन है कि नहीं? दोस्तों ये प्रीवियस ग्रुप डी के थोड़ी, रीट का है, तो रीट का क्वेश्चन है, रीट संस्कृत, ठीक है। बताओ जल्दी से, प्रति मिनट किडनी के माध्यम से औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो किडनी से आप लोगों को पता है दोस्तों, किडनी से ब्लड पास होता रहता है और किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करती रहती है। तो ऑन एन एवरेज दोस्तों प्रति मिनट कितना होता है आपके? प्रति मिनट वो हो जाता है 1200 सीसी। सीसी बोले तो दोस्तों क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना ब्लड आप लोग का किडनी से पास होता है प्रति मिनट, 1200 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। सर आज 1 PM पे क्लास होगी क्या? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो 1 PM पे मैंने कभी छुट्टी नहीं करी, बट हो सकता है आज भी मतलब तबीयत सही हुई तो मैं ले लूंगा, मतलब दोस्तों 50-50 चांस है। बाकी कल से तो आपकी रेगुलर हो जाएगी 1 PM वाली, है ना। आ जाओ दोस्तों, जो टीटनेस बीमारी होती है इसको कौन सा दूसरा नाम क्या? लॉक जबड़ा। ये इसको लॉक जॉ कर लो यार, अच्छा नहीं लग रहा जबड़ा, हालांकि जॉ का मतलब जबड़ा ही होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। लॉक जॉ इसका क्या हो जाएगी? दूसरा नाम हो जाएगा। क्यों? इस बीमारी में दोस्तों जो आपका जबड़ा होता है ना, इसकी मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाती है, आप मूव भी नहीं करा सकते, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लॉक जॉ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और टीटनेस किससे होता है? इस बार के एनटीवीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, टीटनेस किससे होता है? तो ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। ये आपके जीवाणु आपके बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर कैसे करता है? अगर आप लोग किसी दूषित घाव हो जाता है ना, आपको घाव वगैरह हो जाता है, तो घाव से आप लोग का ये एंटर कर जाता है। इसलिए जब भी आप लोगों को चोट वगैरह लगती है, आप लोग टीटनेस का इंजेक्शन लगवाते हो, लगवाते हो ना। और अगर आप लोगों से पूछे कि टीटनेस कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी इस बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को कौन सी बीमारी होती है? टीटनेस होती है। चले आगे, चलो आगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे। आंसर बताए जल्दी से। दोस्तों जो दांतों पर प्लेक्स बन जाते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? दांतों पे जो प्लेक्स बन जाते हैं वो किससे बनते हैं, वो आप लोगों को बताना है। दोस्तों प्लेक्स क्या होते हैं, ये आप लोग देख पा रहे हो क्या? ये आपके जो टीथ पर ऐसे लेयर सी फॉर्म हो जाती है ना, ये देख पा रहे हो? ये अरे यार खुद के दांत देख लो, मिरर में दिख जाएंगे आपको। देखो ये वाले कलर चेंज करूँ क्या? ये देखो ये वाले ये दिख रहा है ना आपको, ये येलो, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्लेक्स। तो बोला जा रहा है कि दोस्तों जो प्लेक्स होता है वो किससे बनते हैं? तो ये जो प्लेक्स होते हैं इसमें आप लोग के फूड पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग के दोस्तों फूड पार्टिकल भी होते हैं, आप लोगों का जो सलाइवा होता है लार, वो भी होता है। दोस्तों आप लोगों को पता है कुछ बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, इसमें बैक्टीरिया भी होता है ना, कुछ आप लोग के दोस्तों बैक्टीरिया, तो ये आप लोग के जड़ जाते हैं, तभी तो आप लोग का डिके होता है। तो इसमें दोस्तों बैक्टीरिया भी होता है, फूड पार्टिकल भी होता है, सलाइवा भी होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें गलती मत करना, अभी अभी मैंने बताया दोस्तों, जब मैंने आपको CP - CV बराबर R बताया था, तब मैंने बता दिया है पूरा। आंसर बताएं। एक किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी डैश कहा जाता है। तो अभी अभी मैंने बताया दोस्तों कि अगर कोई 1 किलोग्राम पदार्थ है, उसका तापमान अगर आप लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसको कुछ हीट देनी पड़ेगी। उसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। आइए दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। ये भैया पानी है, ये क्या है? दूध है। पानी लिया आप लोगों ने दोस्तों 1 किलोग्राम, इसका तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। दूध लिया आपने 1 किलोग्राम, इसका तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। आपको दोस्तों इसको 20 से 21 करना है, आपको इसको भी 20 से 21 करना है। तो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो आप लोगों की हीट लगी, ठीक है, वो मान लो दोस्तों एग्जैक्ट जैसे 337 किलो जूल पर केजी होता है। अच्छा वो तो लेटेंट हीट होता है। आप लोग मान लो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो 20 आप लोग के 20 जूल है और ये आप लोग के मान लो 21 जूल है, तो किसकी लेटेंट हीट ज़्यादा होगी?
मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैंने एग्जैक्ट डाटा नहीं लिखा है, मैंने जस्ट माना कि मान लो इसकी 20 जूल है, इसकी 21 जूल है, तो किसकी स्पेसिफिक हीट, किसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी, ये आपको बताना है। पानी की होगी, दूध की होगी? मेहता जी पटना बिहार बोल रहे हैं, सर आप अपना सर्विस करवा लो, हमेशा तबीयत खराब होती रहती है। क्यों मेहता जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है आप सर्विस करवा के आते हो क्या? आप बताओ। आपके मुंह में फिर पाना डाल के खोला जाता है, ये एक दांत, फिर दूसरा दांत, फिर तीसरा दांत में क्या जंग लग रही रहती है, उसमें प्लेक्स जमा होता है, फिर उसके लिए 16-17 का पाना नहीं लगता, फिर उसके लिए 18-19 का पाना लगता है आपके लिए, हैं? बताओ ऐसा होता है क्या आपका? तो बताओ दोस्तों। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आपका स्पेसिफिक हीट क्या है? 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो ऊष्मा किसमें ज्यादा देनी पड़ रही है? इसमें देनी पड़ रही है, दूध की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे दोस्तों, 2 तत्व है कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 20 और एक आर्गन 18। बाकी अब क्वेश्चन पढ़ के आंसर दो आप। बताएंगे। आपके पास में 2 तत्व है, एक तो कैल्शियम हो गया, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 20, एक आपको दिया हुआ है दोस्तों आर्गन, एटॉमिक नंबर कितना है 18, लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40-40 है। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? तो आपको पता है दोस्तों, 2 तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या एक जैसे होते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जरा बताएंगे? इनको बोलते हैं दोस्तों आइसोबार, और हिंदी में इसको बोला जाता है समभारिक। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही हम लोग रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूं मैं। दिस इज योर होमवर्क नंबर 1। ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया था। ये आपका होमवर्क नंबर 2 हो गया, ये आपका होमवर्क नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन भी इस बार के एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। देखो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। क्वेश्चन नंबर 4 और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग इसको होमवर्क में बताएंगे। बाकी की जो चर्चा होगी कल हम लोग करेंगे सुबह 9:30 बजे। ठीक है दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग इस नंबर पे अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप करना ना भूले। ये आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर है जब भी आपका एनटीपीसी का पेपर हो। और दोस्तों डेली 1 PM पर आप लोगों की क्लास होती है अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। बिल्कुल जुड़ के देखो दोस्तों, शानदार मजा आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है दोस्तों आज क्लास नहीं हो, ठीक है, क्योंकि अभी अभी मेरी तबीयत सही है, वरना कल से तो आप लोगों का दोस्तों फिर से ये रेगुलर हो जाएगी, है ना। आपको बताया आज तक छुट्टी नहीं करी, इसके पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यूसली क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, ओके दोस्तों, चलो। और आप लोगों को यहाँ पर रैंक भी मिलती है, आप लोग जुड़ के देखोगे शानदार मजा आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरी प्रोफाइल नीरज जागीर में नाम सर्च करो, फॉलो कर लो, यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में मिल जाएगा। ठीक है, गोल सेलेक्ट कर लेना एसएससी एग्जाम्स के स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में। दोस्तों कोड आप लोगों से पूछा था, कोड आप लोग लगाओ नीरज 11, आपका आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। और दोस्तों आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे जुड़ सकते हो। फायदा क्या है, यहाँ पर सारे कोर्स मिल जाएंगे उस सब्सक्रिप्शन में जो चल रहे हैं। एसएससी का लोगे तो एसएससी का मिल जाएगा, किसी और कैटेगरी का लोगे तो उस कैटेगरी का आप लोगों को सारे कोर्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में मिलती है, हर क्लास की पीडीएफ में मिलती है। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करो दोस्तों, 12 महीने का 6500 का रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11, तो ये 5850 का पड़ जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों रेलवे की, तो 12 महीने का 3000 का है, यहां पर लगाओगे नीरज 11, तो ये आपका कितने का पड़ जाएगा? 2700 रुपए का पड़ जाएगा। रेलवे की प्राइस कम हो चुकी है तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, सर संडे को न्यूमेरिकल नहीं किए, आपको बताया था दोस्तों, ये वाली क्लास अपनी नहीं हो पाई थी, फिर इसी को मैंने कंटिन्यू कर लिया ना। आप टेंशन मतलब न्यूमेरिकल वगैरह सब अपन कर लेंगे, जैसे लास्ट वीक कह रहे थे ना हम लोगों ने। ठीक है सर, वातावरण क्या होता है? मिक्सचर होता है दोस्तों। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है ना, वो आप लोग के मिक्सचर होती है, ना कि कंपाउंड, क्योंकि उसमें कई गैसें मिक्स होती है ना। चलिए तो दोस्तों थैंक यू सो मच। इस क्लास की पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी 10 से 15 मिनट के बाद में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।